स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा था फोर्थ लेसन द रैट ट्रैप। हमने 2 वीडियो बनाई है, उसमें कुछ एक पार्ट किया है। आज हम आगे करेंगे लेसन। इससे पहले तक का हो चुका है, अब आगे है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिस increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally he saw no way out and he sank down on the ground. अब वो जंगल में फंस चुका था, उसे कोई भी किनारा दिखाई नहीं दे रहा था निकलने का। अब खुद सोच रहा था कि वो संसार रूपी बड़ी चूहेदानी में फंस चुका था। अब आगे है कि दिसंबर के पिछला हिस्सा, जो दिसंबर के लेट दिसंबर मीन्स 20 तारीख के बाद का टाइम था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। अब अंधेरा भी जंगल के ऊपर पूरी तरह छा चुका था। डिसेंडिंग ओवर मतलब छा चुका था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और यह खतरा भी इससे बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इससे ग्लूम उदासी एंड डिस्पेयर निराशा भी बढ़ रही थी उसकी। फाइनली ही सा नो वे आउट, और अंत में उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ऐसे थका हुआ था कि मानो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका, टायर्ड टू डेथ, कि इतना थका हुआ था कि मानो मर चुका हो। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोच रहा था, सोचते हुए कि उसका अंतिम पल, अंतिम समय भी आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, पर जो ही सिर उसने धरती पर टिकाया तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ही हियर्ड अ साउंड, कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, यह आवाज़ लगातार थप थप की आवाज़ थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वाज, इसमें कोई शक नहीं था कि ये आवाज़ किसकी थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को वो खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द एन आयरन मिल, और यह आवाज़ कोई और नहीं थी, यह आवाज़ लोहे के कारखाने में, हैमर स्ट्रोक मतलब हथौड़ों के ठक ठक की ध्वनि थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और शायद वहाँ अवश्य ही लोग होंगे। ही समन्ड ऑल ही स्ट्रेंथ एंड गोट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ाता हुआ। समन्ड मतलब मीन्स कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर खड़ा हुआ। गोट अप खड़ा हुआ, और लड़खड़ाता हुआ उस आवाज़ की दिशा की तरफ चल पड़ा। ताराम सज्जो आयरन वर्क्स विच are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। ये जो लोहे का कारखाना था रामसज्जो आयरन वर्क्स था, जो अब बंद हो चुका था। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले बंद नहीं हुआ था। ए लार्ज प्लांट, बड़ा कारखाना था। विद स्मेल्टर, जिसमें पिघलाने का भी स्थान था। रोलिंग मिल, जिसमें बोलने का कारखाना। एंड फोर्ज, जिसमें भट्ठी भी थी। रोलिंग मीन्स कि उसमें लोहे को अलग अलग फॉर्म में बनाया जाता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस एंड स्कॉज स्लिड डाउन द कैनाल। समर टाइम, गर्मी के दिनों में यहाँ लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड, भारी लदी हुई माल ढोने वाले बार्जेस एंड स्कॉज स्लिड डाउन द कैनाल, नौकाओं की कतारें उस नहर पर तैरती आती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बड़ी अंतःस्थलीय झील की ओर जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। अब सर्दी के दिनों में ये कारखाने के पास की जो सड़कें हैं कोयले की, उस कोयले की धूल से काली हो जाती थी, जो बड़े बड़े कोयले के सांचों में से छन छन कर यहाँ गिरती थी। फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स मतलब कोयले के सांचों में से। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। क्रिसमस से बिल्कुल पहले एक लंबी अंधेरी शाम के समय, जो मास्टर था आयरन स्मिथ और उसका जो सहायक था अंधेरी भट्ठी के पास बैठकर पिग आयरन की, जो कि आग में डाल रखा था,
टू बी रेडी टू पुट ऑन द अनविल, और जो कि एहरन पर रखने योग्य तैयार करने की वेट कर रहे थे। Every now and one of them got up to steer the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom. अब कभी कभी उनमें से एक उस सुलगते पदार्थ की एक लंबी सी लोहे की छड़ से हिलाने के लिए वो उठता था, उनमें से एक आदमी, और कुछ ही पलों में पसीना टपकने शुरू हो जाता था। क्यों टपकना शुरू हो जाता? क्योंकि वो आग के पास बैठे थे, इतनी भट्ठी पर गर्मी थी। एज द कस्टम, जैसा कि उनका रिवाज था, बार बार वो उठकर उस लोहे को चेक करते थे। ही वॉज नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और रिवाज के अनुसार उसने केवल एक लंबा कुर्ता और लकड़ी के जूतों की जोड़ी पहनी हुई थी। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। समय पूरा समय भट्ठी में कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती रहती थीं। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और इस भट्ठी पर बड़ी बड़ी आग पर लोहे के धोंकने की आवाज़ें करहती हुई और जलता हुआ कोयला चटकने की आवाज़ें आती थीं। द फायर बॉय शोवर्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। आग की देखभाल जो करने वाला लड़का बड़ा खटखट की शोर करता हुआ बेलचे से भट्ठी के अंदर कोयला डालता था। आउटसाइड रोयर्ड द वाटरफॉल, और बाहर जल जो प्रपात हैं, झरने हैं, उनके दहाड़ने की आवाज़ें आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और तेज उत्तरी हवा ईंट के फर्शों वाली छत पर वर्षा के कोड़े मारती हुई सुनाई दे रही थी। इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. इतनी आवाज़ों के साथ शायद ब्लैक स्मिथ ने, लोहार ने, उस इतने शोर में ध्यान नहीं दिया कि किसी ने दरवाज़ा खोला, एक आदमी ने, और भट्ठी के पास आ गया। उसने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक वो आदमी भट्ठी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. इसमें कोई शक नहीं था कि उन गरीब आवारा घुमक्कड़ों का, जिनके पास रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं थी, और इस भट्ठी जो गर्मी से भरी हुई भट्ठी थी, जो आग इस सर्दी भरी रातों में अच्छा आश्रय कोई नहीं था इसके सिवाय। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और अपने आप को इस आग के पास खड़े होकर गर्म करने के लिए वो यहाँ आया था। और द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस्ड ओनली casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on the chest. और वहाँ जो ब्लैक स्मिथ बैठा था, ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, उसने बस वैसे ही उसके ऊपर नज़र डाली, इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और लोहार ने घुसपैठिए को यूं ही बिना कोई ध्यान दिए देखा, जिसकी कोई लंबी दाढ़ी थी। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, जैसा कि वो लोगों को देखा करता था, लंबी दाढ़ी वाला, डर्टी, गंदे, रैग्ड, फटे कपड़े, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंजलिंग ऑन हिज चेस्ट, और चूहेदानियों का गुच्छा जो छाती पर लटका हुआ था। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. और उसने जो ही परमिशन मांगी वहाँ ठहरने के लिए पूछा, तो मास्टर जो ब्लैकस्मिथ था, घमंड में उसने सिर हिलाकर सहमति प्रकट कर दी, और इसके लिए उसने उसके योग्य कोई शब्द नहीं कहा।
द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर। यहाँ तक कि ट्रैम्प मतलब घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, यहाँ कोई वो बातें करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, केवल वो अपने आप को गर्म रखने और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रामसज्जो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उन दिनों रामसज्जो आयरन मिल का जो मालिक था वो लोहपति था, और उसका एक बड़ी इच्छा थी कि उसका लोहा बड़ी बड़ी मंडियों में जाए और मार्केट में उसका नाम हो। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वो दिन रात निगरानी रखता था कि काम जितना हो सके अच्छा हो। एंड एट द दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और उस पल भी उस रामसज्जो आयरन वर्क्स का जो मालिक था वो भी उस समय इस भट्टी पर पास आया था इंस्पेक्शन करने, जांच करने कि काम सही चल रहा है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the tall rag muffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। नेचुरली द फर्स्ट थिंग, स्वाभाविक रूप से ही पहली बात तो ये कि उसने टाल रेग मैफिन की उस लंबे गुदड़िए पर उसकी नज़र पड़ी। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो कि भट्टी के इतने पास आकर खड़ा हो चुका था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, जो कि इतना पास खड़ा हुआ था कि उसके फटे कपड़ों में से गीले होने के कारण वहाँ से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और जो आयरन मास्टर था, लोहपति था, उसने लोहार वाला उदाहरण नहीं दिया कि उसने कोई बिना आवाज़ किए या उसकी तरफ बिना ध्यान दिए नहीं दिया। हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने उस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वह उसके पास गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बड़े ध्यान से देखता है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। स्लाउच हैट, गंदी जो टोपी उसने पहनी हुई थी वो उससे के सिर से उतार देता है ताकि उसका चेहरा अच्छी तरह वो देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑल्फ अलोफ, ही सैड, हाउ यू डू लुक। अब आयरन मास्टर ने कहा कि पर आप तो अवश्य ही नील्स अलोफ हो, और तुम ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हो। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसज्जो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। और चूहेदानी वाले व्यक्ति ने, जो रैट ट्रैप जो चूहेदानी वाला व्यक्ति था, उसने रामसज्जो का जो मालिक था उसको कभी नहीं देखा था, और ना ही वो जानता था कि ये नाम किसका है, ये नाम पता क्या है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस, पर उसके मन में आया कि यदि वह यह जो अच्छा भला व्यक्ति उसे समझता है कि एक्विटेंस पुराना जानकार है, ही माइट परहैप्स फॉलो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, और शायद उसकी तरफ कोई क्रोनर फेंक दे, मतलब कुछ पैसा दे दे। देयर फॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वह उसका अनडिसीव भ्रम तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसका भ्रम तोड़ना नहीं चाहता था। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सैड, उसने कहा कि भगवान जानता है कि मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब आर्मी से तुम्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। रिजाइंड त्यागपत्र, हटना नहीं चाहिए था। सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा। दैट वॉज द मिस्टेक, यह बड़ी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड। अब लोहपति उसे कहता है कि ये बड़ी गलती थी, यदि मैं उस समय नौकरी पर होता तो ऐसा कभी न होने देता। इट इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, कभी ना होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, तो अच्छा अब आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब घुमक्कड़।
अब वो क्या कहता है कि सामंत के घर जाना, मैनर मतलब सामंत के घर जाना, और उसके द्वारा, उस मालिक के द्वारा एक पुराने कामरेड, पुराने सैनिक साथी की तरह स्वागत, उसका वेलकम किया जाए, यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। स्टूडेंट्स, आगे हम कल करेंगे।